हरियाणा में बुरी हार की ओर बीजेपी। मनोहर लाल खट्टर पर ठीकरा फोड़ा जाना शुरू। गांधी की आंधी के सामने मोदी शाह लाचार। हरियाणा विधानसभा चुनाव में अगर खबर के तौर पर कुछ कहा जाए तो खबर का निचोड़ यही है। 30 सितंबर से हरियाणा में, इससे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हरियाणा में अगर बात की जाए चुनाव प्रचार की, जो बीते दौर में चुनाव प्रचार हुए हैं, जो अभी दिख रहे हैं, जो होने वाले हैं, उन सब का मूल्यांकन ये बताता है कि हरियाणा में बुरी हार की ओर बीजेपी बढ़ रही है। और 30 सितंबर से गांधी यानी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी और पूरी टीम यानी भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और तमाम लोग, और उसके अलावा पूरी पार्टी के कार्यकर्ता जो शुरू करने जा रहे हैं प्रयास, जो शुरू करने जा रहे हैं कोशिश, वो एक बिल्कुल चौंकाने वाले अंदाज में 30 से ज्यादा सीटों को कवर करने जा रहे हैं। और एक साथ ये हाइब्रिड यात्रा राहुल गांधी की शुरू हो रही है, प्रियंका गांधी भी उसमें होंगी और ये 30 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगी। हाइब्रिड इसलिए कहा जा रहा है कि कभी गाड़ी पर, कभी पैदल ये जनसंपर्क होगा, क्योंकि सिर्फ पैदल चलने से, डोर टू डोर कैंपेन करने से इतनी सारी विधानसभाओं को कवर नहीं किया जा सकता। लेकिन कल्पना कीजिए, देश के इतिहास में किसी भी चुनाव में एक अलग किस्म का ये चुनाव प्रचार सबको देखने को मिलेगा, जब पार्टी के स्टार कैंपेनर, गांधी परिवार के दो प्रमुख व्यक्ति एक साथ पूरी पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं, समर्थकों को लेकर विधानसभा चुनाव में कैंपेन करने सड़क पर उतरेंगे। और ये जो तैयारी है, एक दो दिन से ही मीडिया में खबर में आई है। इससे पहले अभी भी बाकी 4 दिनों की क्या तैयारी होगी, किस क्षेत्र से होगी, कैसे होगी, इसको गोपनीय रखा गया है। केवल एक दिन के चुनाव प्रचार का कार्यक्रम ही बताया गया है मीडिया में। और उसको अगर हम आपको बताएं तो 30 सितंबर का जो कार्यक्रम है, उसके मुताबिक 30 सितंबर को नारायणगढ़ से ये हाइब्रिड यात्रा शुरू होगी। सुबह 10:30 बजे का वक्त होगा। हुड्डा ग्राउंड नारायणगढ़ में सुबह 11 बजे जनसभा होगी। हुड्डा ग्राउंड नारायणगढ़ में एक मास मीटिंग भी होगी। उसके बाद यात्रा शुरू होगी, यानी जनसभा से ये इस यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है नारायणगढ़ से। और जनसभा के बाद ये बिलासपुर रोड, सदौरा होते हुए यमुनानगर तक पहुंचेगी, यानी नारायणगढ़ से यमुनानगर तक। उसके बाद यहाँ पर वेलकम सेरेमनी रखा गया है। वेलकम सेरेमनी का जो एड्रेस है वो 2 सड़का मुलाना। इसके बाद पब्लिक एड्रेस है, क्षमा कीजिएगा, वेलकम सेरेमनी के बाद पब्लिक एड्रेस होगा, जनता को संबोधित करेंगे नेता। वो अंबाला में ये कार्यक्रम रखा गया है। फिर अंबाला में ही वेलकम का एक अलग से कार्यक्रम है, राजीव चौक साहा अंबाला में ये होगा। उसके बाद शहीद उधम सिंह चौक कुरुक्षेत्र में स्वागत का कार्यक्रम है, लाडवा में कार्यक्रम है, पिपली चौक में है, और सेक्टर 10 थानेश्वर कुरुक्षेत्र में सभा होगी। ये सारी चीजें एक साथ होंगी। आप क्या देख रहे हैं कि नारायणगढ़ से शुरू होकर के ये आपको यमुनानगर, अंबाला और वहां से कुरुक्षेत्र तक के क्षेत्र को पहले दिन ये यात्रा कवर करेगी। इसमें बहुत सारी विधानसभा क्षेत्र होंगे, लेकिन 4 दिन में 30 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्र को कवर करने का प्लान है। और इस दौरान विभिन्न
जिलों को कवर कर लिया जाए, इसकी नीति रणनीति है। इसमें भी कुछ चौंकाने वाले फैक्टर अभी आना बाकी हैं कि कौन सा क्षेत्र, कोई क्षेत्र छूट तो नहीं रहा है, छूटे तो क्यों छूटे, ये भी देखना बाकी है। तो ये जो चौंकाने वाला प्लान आया है, ये कांग्रेस की तैयारी है। बीजेपी की क्या तैयारी है? बीजेपी की के तरफ खेमे से जो बात है, जो दिख रही है कि मनोहर लाल खट्टर पर हार का ठीकरा फोड़ना है। और क्योंकि हार तो अब निश्चित लग रही है, तो मनोहर लाल खट्टर को कैसे उनके ऊपर ठीकरा फोड़ा जाएगा, ये इसकी तैयारी शुरू हो गई है। सारे पोस्टर से मनोहर लाल खट्टर गायब हैं। नरेंद्र मोदी जी जहां जहां सभा कर चुके हैं या आगे, वहां पर मनोहर लाल खट्टर को उनसे दूर रखा गया है और मनोहर लाल खट्टर को अकेले अपना जो चुनावी भाषण भांजना है भांजिए, इस अंदाज में छोड़ दिया गया है। तो इसका मतलब क्या है? हुआ यूं है कि बहुत पहले से बीजेपी को ये बताया जाता रहा था, बीजेपी के लीडरशिप को आरएसएस भी बता रहा था अपने सूचनाओं से, अपने सर्वेक्षण से, कि ये नेतृत्व परिवर्तन करना जरूरी है, पार्टी में फेरबदल करना जरूरी है, क्योंकि हरियाणा की जनता में बहुत गुस्सा है। लेकिन क्या है कि आरएसएस भी आधी फीडबैक दे रहा था। आरएसएस ने मनोहर लाल खट्टर की एंटी इनकम्बेंसी तो बता दी, लेकिन मोदी शाह सरकार की एंटी इनकम्बेंसी की बात को हरियाणा में या तो बताया नहीं, और या तो बीजेपी के लोगों ने इसको सप्रेस किया, इस खबर को आने नहीं दिया। तो हरियाणा में अगर मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ गुस्सा था, तब तो उनको हटा दिया गया, गुस्सा खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन आरएसएस की फिर जो आगे से रिपोर्ट आई, उन कई रिपोर्ट्स में, कम से कम 2 रिपोर्ट्स में ये बताया गया कि अब भी मामला सुलझा नहीं है और जनता में बहुत गुस्सा है। अब बीजेपी तो वैसे इस बात को बहुत मान नहीं रही थी, लेकिन जब उनकी जनसभाओं में भीड़ दिखी, अमित शाह की जनसभाओं में भीड़ दिखी, जो कि भीड़ थी ही नहीं, पहले जो वो सभा करते थे लाखों लाख लोगों की भीड़ होती थी, उसके मुकाबले हजारों की भीड़ भी नहीं पहुंच रही थी, कुछ हजार की भीड़ हो रही थी। तो ये तस्दीक कर दी गई कि आरएसएस जो रिपोर्ट दे रहा था वो सही दे रहा था। उसके बाद बहुत सारे प्रयास भी आरएसएस की ओर से किए गए। हर विधानसभा में लोगों को डिप्लॉय किया गया, वहां लोगों को समझाने बताने की कोशिश की गई, लेकिन जनता इतने गुस्से में है कि आरएसएस के लोगों की बात सुनने को तैयार नहीं है। भाई, मोदी, अमित शाह और नायब सिंह सैनी सरकार को सुनने को तैयार नहीं है। तो सारे प्रयास जो है विफल हो गए। आरएसएस ने कोशिश की लोगों को समझाने की, गांव-गांव में उन्होंने अपनी टीम भेजी, मगर नतीजे नहीं निकले। अगर सामान्य गुस्सा होता तो नतीजे निकलते। लेकिन हरियाणा की जनता में इस सरकार के प्रति, डबल इंजन सरकार के प्रति एक अलग किस्म का और जबरदस्त गुस्सा है। और वो गुस्सा आप जानते हैं, उसको बहुत दोहराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो गुस्सा सिर्फ राज्य सरकार के खिलाफ नहीं है। अब बेरोजगारी को लेकर गुस्सा है, तो बेरोजगारी से जुड़ा हुआ अग्निवीर एक बड़ा प्रॉब्लम है। अग्निवीर एक बड़ी बात है जिसने युवाओं के सपने तोड़ दिए। तो मनोहर लाल खट्टर ने थोड़े सपने तोड़ दिए, इन सपनों को तोड़ने में केंद्र सरकार, मोदी अमित शाह की सरकार जो है वो जिम्मेदार थी। तो जनता ने आरएसएस के लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया कि युवाओं को रोजगार नहीं है, लोग मारे मारे फिर रहे हैं। इसके अलावा मनोहर लाल खट्टर सरकार ने स्थानीय तौर पर रोजगार पैदा करने की, या जो रोजगार है भी उसको भरने की कोई कोशिश नहीं दिखलाई। नियुक्तियां हुई नहीं, पद खाली रहे, पद खाली होते चले गए। और अब तो कांग्रेस बोल रही है कि जो 1 लाख पद हरियाणा में खाली हैं सरकारी नौकरी,
उसको हम भरेंगे, ये कांग्रेस ने बड़ा मुद्दा उठा लिया। 1 लाख पद अगर बीजेपी भरी होती तो कम से कम आज आरएसएस के लोगों को कुछ बताने के लिए तो होता, बीजेपी के खिलाफ गुस्सा कम करने के लिए तो कुछ होता, लेकिन न खट्टर सरकार ने कुछ किया, न नायब सिंह सैनी सरकार ने कुछ किया। और हालत देखिए, इस सरकार का जो साथ दे रही थी जेजेपी, आज कहां है? किसी भी इलाके में उनकी जमानत बचेगी क्या? क्योंकि जेजेपी भी इस चीज में भागीदार थी, क्योंकि जनता ने तो पिछले बार ही बीजेपी को सत्ता से बाहर कर दिया था। जेजेपी ने बीजेपी से लड़ करके चुनाव लड़ा था, और जब जनता का गुस्सा चुनाव के पास आते हुए बढ़ा तो जेजेपी सरकार से अलग। तो अब इस बार बीजेपी ने एक नई टेक्निक इजाद की है। वो टेक्निक जम्मू कश्मीर में भी अपनाई गई है और हरियाणा में भी अपनाई गई है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में वो टेक्निक क्या है? वो टेक्निक है कि जो छोटे दल हैं, जो इंडिपेंडेंट हैं, जो चुनाव लड़ सकते हैं, उसको जिताने के लिए प्रयास करो और कुछ सीटें उधर से भी ले लो, और जितना हम जीतते हैं वो देख लो। बाद में फिर देखी जाएगी कितनी सीटें सरकार बनाने के लिए जरूरी है, कितनी घटती है, फिर ऑपरेशन लोटस करेंगे। ये इनकी तैयारी है। अब गोपाल कांडा जैसे नेताओं को ये बीजेपी उसके खिलाफ उम्मीदवार हटा देती है, और कई ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी ने ऐसा किया है। उसी तरीके से दलित वोट जो है उसको कैसे काटे, इसके लिए भी बीजेपी ने खूब तैयारी की। मायावती जी को अपना ब्रिगेडियर ही बना लिया, कांग्रेस पर हमला करो। चंद्रशेखर जी और बाकी नेताओं को भी एक ऐसी पार्टी से गठजोड़ में डाल दिया जो कि इसका नतीजा कुछ निकलना नहीं है, लेकिन वो वोट कटवा साबित हो। ये उम्मीदें, ये कोशिश ये बीजेपी की तरफ से क्यों की गई? इसीलिए कि इतनी जबरदस्त हार जो होने वाली है वो थोड़ी सी इज्जत से हारे हैं, थोड़ी प्रतिष्ठा बन जाए, बढ़ जाए, रह जाए, इसके लिए ये सारी तिकड़म की गई। इसीलिए मैं लिख रहा हूं हरियाणा में बुरी हार की ओर बीजेपी है, क्योंकि जो बात मैं आपको बता रहा हूं ये बात हरियाणा की जनता बहुत अच्छे से समझ रही है, और हरियाणा की जनता जिस बात को अच्छे से समझ रही है तो वोट भी तो उसी हिसाब से देगी। तो वो क्या निर्दलियों को वोट देगी? वो क्या निर्दलीय लोगों को आगे बढ़ाएगी कि आप जीतिए और बीजेपी की मदद कीजिए? तो पिछले चुनाव का जो अनुभव है वो अनुभव कहता है कि भारतीय जनता पार्टी को के खिलाफ जनता एक तरफा मतदान करे। और इस चीज के लिए एक तो बीजेपी जो कुछ कर रही वो कर नहीं पा रही, और दूसरी तरफ राहुल गांधी ने एक ऐसा इनोवेटिव तरीका निकाला है जिसका सामना करने के लिए बीजेपी के पास अस्त्र शस्त्र नीति रणनीति कुछ बची ही नहीं। आप बोलेंगे कैसे? एक बात तो जो उन्होंने वीडियो निकाला था वो डंकी रूट वाला, उसके जरिए राहुल गांधी गांव गांव तक लोगों के बीच पहुंच चुके हैं पहले ही दिन, और इतना जबरदस्त और इतना यूनिक तरीके से प्रचार किसी ने सोचा ही नहीं था। इसकी काट बीजेपी अब तक ढूंढ नहीं पाई। इसकी काट के तौर पर अमित शाह जी लगातार कह रहे हैं, आज भी सभाओं में कहा कि हमने कब कहा ये लोग झूठ फैला रहे हैं, अग्निवीर के बारे में कांग्रेस झूठ फैला रही है, ऐसा अमित शाह ने कहा। क्या झूठ फैला रही है? कि हम तो क्या चाहते हैं कि कोई भी अग्निवीर आफ्टर 4 इयर्स वो पेंशन वाली नौकरी उसको दी जाएगी, ये भरोसा दिला रहे। अगर पेंशन वाली नौकरी का भरोसा पहले दिन से अग्निवीर को होता तो अग्निवीर इतना भड़कते ही नहीं, युवाओं में निराशा आती ही नहीं। हालांकि वो पॉइंट्स तब भी जिंदा हैं कि उन 4 साल के दौरान जो स्थायी सेना में
सैनिक हैं, उनके मुकाबले इनकी जिंदगी की कोई कीमत नहीं। एक ही सेना में दो किस्म के जवान कैसे रह सकते हैं, ये सारे सवाल तब भी बने रहेंगे। लेकिन फिर भी एक इस नौकरी की सुरक्षा का जो भरोसा होता है वो उस नौकरी में नहीं था तभी ये मुद्दा बना। और आज वो हरियाणा में कह रहे हैं कि हम सबको पेंशन वाली नौकरी देंगे। कैसे भरोसा कर लें? ऐसा कभी हुआ है क्या? ये वोट दे देंगे 5 साल बाद, फिर आप भूल के चले जाएंगे। जनता ये सीधे तौर पर समझ रही है, देख रही है, सीख रही है, जान रही है। तो जो राहुल गांधी ने डंकी रूट के जरिए अपना रूट निकाला जनता तक पहुंचने का, उनकी बात को उनके ही सामने, उनके ही जज्बातों के हिसाब से रखने का जो तरीका राहुल गांधी ने निकाला, इस तरीके ने चुनाव को बदल दिया, चुनाव को कांग्रेस की तरफ मोड़ दिया। और ये जो 30 सितंबर से राहुल गांधी और पूरी टीम जो चुनाव प्रचार में उतर रही है, एक साथ नए तरीके से, एक तरह से युद्ध में जैसे सेना लेकर के लोग निकला करते थे, उसी तरीके से राहुल सेना सोमवार से मैदान में आने वाली है। अब राहुल सेना के सामने में कोई सेना दिखाई ही नहीं दे रही है, तो जिस इलाके से ये सेना गुजरेगी उस इलाके पर कब्जा हो जाएगा राहुल सेना का। मोटे तौर पर मैं समझा रहा हूं, एकदम बोलचाल की भाषा में, क्योंकि राहुल सेना का मुकाबला करने के लिए कोई सेना मैदान में नहीं है। और जो इससे पहले सेनापति बन करके घूमा करते थे, उन्होंने अपना मुखौटा मनोहर लाल खट्टर को आगे कर दिया है, इसी की वजह से हारेंगे। और ये बात आरएसएस प्रचारित करने लगा है, ये बात बीजेपी के लोग कहने लगे। क्या करें यार, खट्टर के समय इतनी एंटी इनकम्बेंसी हो गई कि वो जाती ही नहीं। खट्टर से के समय क्यों एंटी इनकम्बेंसी हो गई? मनोहर लाल खट्टर से किसानों पर पुलिस के हाथों गोली चलवाओगे तो एंटी इनकम्बेंसी नहीं होगी। मनोहर लाल खट्टर के रहते किसानों पर आसमान से आंसू गैस के गोले डालोगे तो एंटी इनकम्बेंसी नहीं होगी। मनोहर लाल खट्टर के माध्यम से आप किसानों पर लाठियां बरसाओगे, उनके रास्ते में कीलें ठोकवाओगे, स्थायी बैरिकेड बनवाओगे, बेइज्जत करोगे किसानों को, तो एंटी इनकम्बेंसी नहीं होगी एंटी इनकम्बेंसी। और वो हुई, लेकिन इसमें मनोहर लाल खट्टर जरूर अपने मित्र, ये लोग मित्र माने जाते हैं ना, कृष्ण और सुदामा, वो सुदामा का फर्ज निभा रहे थे नरेंद्र मोदी के लिए कि हम तो आपको तब भी स्कूटर पर घुमाया करते थे और अब भी आपके हुक्म को लेकर के हम उसकी तामील करने के लिए खड़े हैं। तो उसी का जो भुगतना पड़ा है। मैं सुदामा और कृष्ण का जो उदाहरण दिया वो तो बहुत बड़ी मित्रता का उदाहरण है। ये उदाहरण इन ऐसे लोगों पर तो सटीक बैठता नहीं है, लेकिन एक मैसेज देने के लिए हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो नरेंद्र मोदी बोला करते थे, उनके पुराने यार हैं। नरेंद्र मोदी को किसानों का आंदोलन पसंद ही नहीं। अगर पसंद होता तो नरेंद्र मोदी आंदोलन जीवी कहते क्या? किसानों को आंदोलन जीवी कहा उन्होंने, दुत्कारा, अपमानित किया। 13 महीने तक कोई आंदोलन चलाया, और जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आया तो कहा कि हमारी तपस्या में कमी रह गई है। इस चीज को भुला लेंगे क्या किसान? ये एंटी इनकम्बेंसी क्या मनोहर लाल खट्टर के लिए है? नहीं, मनोहर लाल खट्टर तो अपनी दोस्ती का फर्ज निभा रहे थे। नरेंद्र मोदी को स्कूटर से घुमाया करते थे, नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री बना दिया, तो जो मोदी जी कह रहे थे मनोहर लाल खट्टर उसका पालन कर रहे थे। तो ये जो सारी चीजें हुई हैं, ये केवल मनोहर लाल खट्टर की गर्दन जो है वो चुनाव के बाद काटने की तैयारी हो रही। इन्होंने उत्तर प्रदेश में भी बहुत कोशिश की थी कि योगी आदित्यनाथ की बलि ले ली जाए मुख्यमंत्री के तौर पर, लेकिन योगी आदित्यनाथ ठहरे योगी आदित्यनाथ। देश में और कोई दूसरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो बन नहीं सका।
शिवराज सिंह चौहान न बन सके, वसुंधरा राजे न बन सके, मनोहर लाल खट्टर क्या बनते। तो इस तरीके से मनोहर लाल खट्टर के ऊपर में ये एक बार फिर ये डाला जाएगा। चुनाव में मुख्यमंत्री आज नहीं है विधानसभा में, लेकिन चुनाव में जब हार होगी तो मनोहर लाल खट्टर के कारण हार हुई, ये बात समझाने की तैयारी कर ली गई है और ये बात फैलाया जाने लगा है। यानी अब जीत के लिए बीजेपी लड़ ही नहीं रही है। अब बीजेपी हार और हार के बाद किसके ऊपर ठीकरा फोड़े, इसके लिए वो काम कर रही है। जाहिर बात है एक बड़ा फासला, और मैं वही बात लौटता हूं कि जब राहुल सेना निकलेगी नारायणगढ़ से लेकर के कुरुक्षेत्र के मैदान तक, तो कुरुक्षेत्र तक जब पहुंचेगी तो कोई सेना उनके मुकाबले होगी ही नहीं। जिन जिन क्षेत्रों से राहुल सेना गुजरेगी उन क्षेत्रों पर राहुल का कब्जा होगा। ये नोट कर लीजिए, ये कोई बोलने वाली बात नहीं है, रिटोरिक नहीं है, ये एक सच्चाई है जिसको मैं बयां कर रहा हूं। तो ये जो स्थिति बनी है, हालात बने हैं, इसके लिए आप अगर पॉजिटिवली देखें तो राहुल गांधी ने कांग्रेस को बिल्डअप किया, बीजेपी के खिलाफ जनता के गुस्से को सामने लाया और बीजेपी सरकार की जो नाकामियां थी उन नाकामियों से अस्त्र शस्त्र निर्माण करके एक धक्का और दो वाले अंदाज में वो सामने आए। बेरोजगारी को मुद्दा बनाया, युवाओं को साथ में जोड़ा, उम्मीदों से जोड़ा और इसके अलावा कई ऐसी घोषणाएं की जिसमें जो लगातार वो करते रहे, महिला मुखिया को पैसे देना, किसानों को पैसे देना, किसी को 3,000 किसी को 6,000, जो बेरोजगार युवकों के लिए भी 3,000 रुपए का, मैं बोलने में शायद रुपए इधर उधर भूल जाऊं, लेकिन उनके लिए भी उन्होंने कुछ घोषणाएं की है। सिलेंडर 500 रुपए में देने की घोषणा की है। अब अमित शाह जी कह रहे हम तो देने लगे हैं 500 रुपए में सिलेंडर। कब से देने लगे भैया? 1 महीने से देने लगे कि 2 महीने से देने लगे? 10 साल कहां थे? 10 साल तक क्यों नहीं दिया? बीजेपी बाकी चुनाव राज्यों में क्यों नहीं दे रही है? जहां वादा करके आई थी वहां भी नहीं दे रही है। तो आज बीजेपी हताशा में जो घोषणा कांग्रेस कर रही है उसी घोषणा को वो पकड़ ले रही है। लेकिन बीजेपी पर भरोसा करने के लिए हरियाणा की जनता तैयार दिख ही नहीं रही है। वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है ना। इस बार कांग्रेस सरकार अब हो गया, 10 साल हमने आपको देख लिया, आपके सारी बातें सारी चीजें सुन ली, समझ ली, और अब हमें नहीं सुनना। और एक टेंडेंसी भी है, अभी हाल में जो लोकसभा चुनाव हुए उस लोकसभा चुनाव में ऐसे तो एक विश्लेषण ऐसा भी है कि पिछली विधानसभा चुनाव की तुलना में 2019 में जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें बीजेपी को जितने वोट मिले थे और जितनी सीटों पर बढ़त मिली थी या सीटें मिली थी, बीजेपी को सीटें तो कम मिली थी, 40 मिली थी, तो उसके मुकाबले बीजेपी के वोट परसेंट में लोकसभा चुनाव में बढ़ोतरी हुई और कांग्रेस के वोट में तो बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई। दोनों की वोट्स बढ़े क्योंकि बाइपोलर इलेक्शन हो गया था, लेकिन दोनों के वोट बढ़ने में भी कांग्रेस का वोट इतना ज्यादा था कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन मिलाकर के बीजेपी से आगे थी और अपने दम पर बीजेपी के लगभग आसपास। तो लोकसभा चुनाव की तुलना हम पिछले विधानसभा चुनाव से करें तो ऐसे देखते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव को अगर पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले तुलना करते हैं, उससे भी पिछले तुलना करते हैं, तो बीजेपी का वोट परसेंट 50% से गिर करके अब 44% के आसपास आ गया है और कांग्रेस का और इंडिया गठबंधन का वोट परसेंट उससे ज्यादा 1.5% ज्यादा लगभग आ गया है। तो ये जो फर्क आया है, तो जनता पहले ही एक रुख ले चुकी है, बीजेपी के खिलाफ एक रुख ले चुकी है, चूंकि वो लोकसभा का चुनाव था और उस समय लोकसभा राष्ट्रीय मुद्दों पे बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी को निश्चित जीतता हुआ देख रहे थे। उन झूठे प्रचार के सामने, उन झूठे दावों के सामने कि 400 पार हम आने जा रहे हैं, वो एग्जिट पोल का उन्माद
वो उससे पहले सारे पोल्स का उन्माद, सब जगह उन्माद था कि बीजेपी तो एकदम 400 450, कोई कोई तो 450 भी, 470 सीटें भी दे रहे थे। इस तरीके से उन्माद फैलाया गया था, तो बहुत सारे लोगों ने तो गलतफहमी में वोट दे दिए। इस बार विधानसभा चुनाव में उल्टा है। अब सबको पता है कि ये झूठे बोलते हैं, मीडिया से झूठ बुलवाते हैं, झूठा प्रचार करते हैं, इनका कोई पोल सर्वे जो है वो सही 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 इनके बारे में नहीं बोलता है। हम लोगों ने पिछली बार जिस तरीके से इनको वोट किया, उसी पैटर्न पर अगर हम फिर से वोट करेंगे और इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए सोचेंगे, खड़ा होंगे, तो इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। लोकसभा चुनाव में हरियाणा की जनता को यह भरोसा नहीं था कि मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। विधानसभा के चुनाव में यह भरोसा है कि मोदी सरकार को जवाब देंगे और हरियाणा सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। ये फर्क आया है। दूसरी तरफ इस जगह पर राहुल गांधी का एक नए तरीके से नया अवतार सामने आया है। यहां हम एक बात बोलना चाहते हैं और कई चर्चा में बोल भी रहे हैं कि जब जो सरकार में होती है कोई भी पार्टी, तो जनता उसके प्रति जब तक कि कोई बड़ा अपराध न करे, जनता उस सरकार को बनाए रखती है। जब तक कि ऐसा गुस्सा ना आ जाए, अरे इस सरकार से तो तौबा करो, इसको हटाना है, तब तक उसको बनाए रखती है। और इसके साथ साथ उस सरकार को हटाने के लिए जो विकल्प में खड़ी होती है पार्टी, वो कौन सा इनोवेटिव तरीका अपनाती है जिससे कि जनता आकर्षित हो कि नहीं चलो इसको अब इसको देखना है। तो वो इनोवेटिव तरीका बहुत जरूरी होता है। राहुल गांधी ने वो इनोवेशन, वो इनोवेटिव तरीका जनता के सामने रखा है, वो मॉडल सामने रखा है कि इस हरियाणा बेरोजगारों का प्रदेश, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी जो हरियाणा में है, इस हरियाणा को हम रोजगार यहाँ के युवाओं को देंगे। इसके लिए छोटे कारोबारियों को बढ़ावा देंगे और जो केंद्र सरकार की पॉलिसी है कि अंबानियों अडानियों को मदद करो, छोटे कारोबारियों को जीएसटी और तमाम तरह की चीजों से बर्बाद करो, तो उससे क्या हो रहा है कि बेरोजगारी बढ़ रही है, नौजवान के सपने टूट रहे हैं। हम इस चीज को खत्म करेंगे, ये बात राहुल गांधी कह रहे हैं और समझा रहे हैं और जनता समझ भी रही है। इन कारणों से ये बात साफ है कि जो चुनाव है वो चुनाव मोटे तौर पर स्पष्ट हो गया है। बाइपोलर इलेक्शन है, कोई निर्दलीय, कोई छोटी मोटी पार्टियां, जनता उनको वोट करने नहीं जा रही है। उनकी संख्या तो नगण्य, मान लीजिए कोई 5-7 बोल भी रहा है, तो मुझे विश्वास नहीं होता है कि 5-7 सीट भी वो जीत कर आ सकते हैं। कोई बागी जीत जाएगा, इस तरह की बातों पर भी हम यकीन नहीं करते, क्योंकि जो चुनाव है वो बाइपोलर है और बाइपोलर में भी एक तरफा है। तो जो चीज कल शुरू होने वाली है उस पर थोड़ा हम फिर से आते हैं कि सुबह सवेरे 10:30 बजे से जब नारायणगढ़ से निकलेंगी, इस बार प्रियंका गांधी हैं, याद रखिए। राहुल गांधी की जो तैयारी है वो तो स्ट्रांग है ही, लेकिन प्रियंका गांधी में जो इंटरेक्ट करने की क्षमता है, जनता से संवाद करने की, फिजिकली प्रेजेंट रहते हुए, वो बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है। राहुल गांधी तो कई बार ऐसे शब्द बोल जाते हैं जिससे कि विपक्ष उसको तोड़ता है, मरोड़ता है, लेकिन प्रियंका गांधी से यह गलती नहीं होती है। ये फर्क है। राहुल गांधी बार बार बोलते हैं, बारंबार बोलते हैं, तो वो भी एक कारण है, लेकिन प्रियंका गांधी का अपीयरेंस कम है और जब होता है तो बहुत जबरदस्त होता है। हमने देखा कि अमेठी में कैसे उन्होंने मनोहर एमएल शर्मा जी को जिताने के लिए प्रियंका गांधी खड़ी हुई और स्मृति ईरानी जैसी नेता को उन्होंने चित कर दिया, एमएल शर्मा के जरिए चित कर दिया। ये प्रियंका गांधी की खासियत है। प्रियंका गांधी जब यात्रा करेंगी, राहुल गांधी जब यात्रा करेंगे, तो ये जो डबल अटैक होगा वो जबरदस्त होने वाला है। इसके अलावा जब साथ में कुमारी शैलजा होंगी, साथ में
भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे, ये दीपेंद्र हुड्डा होंगे, रणदीप सुरजेवाला होंगे, ये सारे लोग जब साथ में होंगे तो वो जो जातीय समीकरण जो लोग देखते हैं, हालांकि अब तो जात पात वाली बात ही नहीं है, हम पहले भी आपको कह रहे हैं, युवा, गरीब, किसान और एक जो नरेंद्र मोदी जी 4 जातियां बताते हैं, वो चारों जातियां हरियाणा में आज बीजेपी से गुस्सा है। गरीबों में गुस्सा है, युवाओं में गुस्सा है, महिलाओं में गुस्सा है, किसानों में गुस्सा है। ये सारे लोग नाराज हैं। किसान नहीं, एक और दूसरा वर्ग नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं। तो ये गुस्सा जो है, इसको ये छिटक करके राहुल गांधी के मोहब्बत वाले नारे से आज चिपका है। तो राहुल गांधी तो मोहब्बत बांट रहे हैं, मोहब्बत के नारे से लोगों को जोड़ रहे हैं, रोजगार देने के सपने से लोगों को जोड़ रहे हैं, छोटे कारोबार को खड़ा करने की बात कर रहे हैं, जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, दलितों के आरक्षण छीनने की जो आशंकाएं हैं उसको निर्मूल साबित कर रहे हैं। उल्टा उन पर आरोप चस्पा करने की कोशिश हुई कि राहुल गांधी ही आरक्षण छीनना चाहते हैं। राहुल गांधी तो कह रहे थे कि 50% का भी लिमिट हम तोड़ना चाहते हैं। ये सारी चीजें हैं। इसके बीच जब वो दलित वोटर्स के बीच से गुजरेंगे, जब जाट वोटर्स के बीच से गुजरेंगे, जब गुर्जर, सैनी, अहीर वोटरों के बीच से गुजरेंगे, तो ये दृश्य बदल जाएगा, एक तरफा, निश्चित रूप से एक तरफा हो जाएगा। और आज की तारीख में ये समझिए कि सारे लोग, ज्यादातर लोग, विश्लेषक ये मान रहे हैं कि कांग्रेस को 55 से 60 सीटें आ रही हैं। लेकिन ये 55 से 60 को आगे बढ़कर बोलने की जो हिम्मत होनी चाहिए, वो हिम्मत तब आएगी जब आप नजदीक से इस पूरे कैंपेन को समझते हैं, थोड़ा दूर तक देखते हैं। बीजेपी के खेमे में निराशा, उनके संगठन में एकजुटता का अभाव, नेतृत्व का कमजोर होना, कम प्रभावशाली रहना, ये सारी बातों को देखते हैं। और दूसरी तरफ नेतृत्व मजबूत है, नरेशन मजबूत है, जनता से कनेक्ट मजबूत है, सपने देने की क्षमता मजबूत है। तो इन चीजों को जब हम कंपेयर करते हैं तो वो सीटें आगे बढ़ती हुई नजर आती है। और कितनी नजर आती है उस पर मैं भी बोलना नहीं चाहता, लेकिन ये जो 4 दिन का ये है समय है, इस 4 दिन में उसी एरिया में काम होने जा रहा है, ये बात समझ लीजिए। अब कुछ प्रतिक्रियाएं मैं लेता हूं, बहुत सारी प्रतिक्रियाएं सामने आ खड़ी हैं, हम कुछ लेता हूं। रुद्रा लिख रहे हैं, यही होती है जब तुम जैसे लोग आर्गुमेंट करने लगते हो। हमारे देश के नेताजी ने डेमोग्राफिक चेंज नहीं किया था। ये किन्हीं से संवाद की अगली कड़ी है। रुद्रा जी मेरे से इस तरह से बात नहीं करते हैं, ये सवाल किसी और के लिए, अगर मुझसे भी बात करते तो मैं शायद देता जवाब, लेकिन वो जवाब अगर ठोस रूप में आएगा प्रश्न तो दूंगा। और इसके बाद एके जी नमस्कार कर रहे हैं। रुद्रा जी लिख रहे हैं कि ये कंपैरिजन करना बंद करो और तुम जैसे बेवकूफ हो भारत को बदनाम करते हो, ये सारी चीजें हैं। लेकिन मैं अब भी कह रहा हूं कि रुद्रा जी का सवाल अगर ठोस रूप में आएगा तो जरूर जवाब देंगे। बार बार रुद्रा जी लिख रहे हैं, मैं थोड़ा रुद्रा जी को स्किप करता हूं। आगे देखिए, मारुति जैन जी लिखते हैं, ये रुद्रपुर वाला भी उस समय उनके साथ था। अच्छा, ये रुद्र आपस की बातचीत है। वेरिटास विंसेंट लिख रहे हैं, प्रेम जी मोदी जी शुरू से ही कहते थे सबका उपहास सबका विनाश, और नागरिक समझे सबका साथ सबका विकास। अगर हमारी समझ में नहीं आया तो मोदी जी क्या करें, जो समझे उनका हो गया A1 A2, वो समझ गए, उनका विकास हो गया। बहुत परोक्ष भाषा में, छायावादी भाषा में लिख रहे हैं। मोहम्मद आलम जी लिखते हैं, बाबूलाल शर्मा जी यू आर राइट बट व्हाट टू डू वेयर इग्नोरेंस इज ब्लिस, इट्स फॉली टू बी विश। जहां आ जाए जनता ही आनंद हो, वहां विधुता मूर्खता है। चलिए, मुझे पढ़ने में रोमन में दिक्कत होती है। जनता ही दुखी कौन हो रहा है वो पता चल रहा है। सऊदी अरब
खुश है, लेकिन यहाँ कन्वर्टेड दुख है। बाबूलाल शर्मा जी नमस्कार वाली भाषा, सबको नमस्कार कर रहे हैं। विधि जी नमस्कार कर रहे हैं, एक ही जी नमस्कार कर रहे हैं, रुद्रा जी, मारुति जैन जी। अच्छा, ये आपस की बातचीत से मुझे बहुत दिक्कत होती है पिक करने में। आप बातचीत करें, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ा पिक करने में परेशानी होती है। मैं विजय राम जी की प्रतिक्रिया को लेता हूं। किसान, जवान, पहलवान, बेरोजगारी, महंगाई, दूजा डंकी रूट तथा ऊपर से कंगना खट्टर का बयान, इसे कह सकते हैं एक तो तितौली की चढ़ी नीम के पेड़। ये बहुत ही शानदार प्रतिक्रिया। और आगे मैं कुछ और प्रतिक्रियाओं पर आना चाहता हूं। अभी रुद्रा जी को मैं दिखा रहा हूं, लेकिन पढ़ नहीं रहा हूं। और मैं आता हूं कृष्ण राय जी के पास। राहुल गांधी करप्शन, महिला सुरक्षा, किसान स्वाभिमान, अश्वमेध यज्ञ का विजय रथ लेकर राहुल गांधी निकल रहे हैं। चलिए मैं प्रतिक्रिया से वापस लौटता हूं, क्योंकि हमारे दर्शकों को बहुत अच्छा लगता नहीं है जब मैं प्रतिक्रियाएं पढ़ने लगता हूं तो हमारे दर्शक भागने लगते हैं। तो मैं आता हूं, फिर से सेलेक्ट करके मैं प्रतिक्रिया लूंगा। निश्चित रूप से विधि जी की प्रतिक्रिया लेता हूं। सर, अनएम्प्लॉयमेंट एक समस्या नहीं, समस्याओं की जननी है। जैसे समाज में अपराध का बढ़ना, नशा के कारोबार, बच्चों की सानिध्य ना होना, etc। गंभीर बात कर रहे हैं आप विधि जी कि बेरोजगारी तो एक सिम्टम्स है। जैसे आपको बुखार आ जाता है तो हम बोलते हैं मुझे बुखार आ गया हमें, तो बुखार बीमारी नहीं है, बीमारी कुछ और है जिसकी वजह से बुखार आया। यही संभवतः विधि जी कहना चाहते हैं। बेरोजगारी भी बुखार की तरह है, जो कि हमारे उद्योग धंधे ठप हो जाएंगे जब औद्योगिक विकास नहीं होगा, कारोबार का विकास नहीं होगा, प्रोडक्शंस नहीं होंगे, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ नहीं दिखेगा, तो क्या होगा? उसका असर होगा कि बेरोजगारी बढ़ेगी। यानी बीमारी कहीं और है, बेरोजगारी बढ़ रही है। हम ट्रेड कर रहे हैं विदेश के साथ में, लेकिन ट्रेड में हमारा घाटा हो रहा है। हम खाली एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सॉरी इंपोर्ट कर रहे हैं। इंपोर्ट करते हुए हम केवल डॉलर फेंक रहे हैं, और हम एक्सपोर्ट करें, एक्सपोर्ट के लायक हो, इसके लिए काम नहीं कर रहे। तो ये सारी चीजें बेसिक हैं जिसको समझना जरूरी है। लेकिन राजनीति जो होती है, चुनाव जो होते हैं, वो इसी बात को समझने के लिए होते हैं कि सरकार तो, हर सरकार यही बोलकर आती है और बोलकर चलती है कि वो ज्यादातर लोगों के भले के लिए काम कर रही है। उदाहरण के लिए कोई उद्योग खड़ा करना होता है तो सरकार बोलती है कि हम रोजगार पैदा हो इसलिए ये उद्योग खड़ा हो रहा है, देखो निवेश आ रहा है। और जो उद्योग खड़ा होता है, उद्योग तो हम बड़ा उद्योग का भी की बात भी नहीं कर रहे, जो छोटे मोटे खड़े होते हैं, उसको सस्ती जमीन दे दी जाती है कि ये रोजगार देगा, उसको पैसा दे दिया जाता है बैंक से उठा के कि ये रोजगार देगा, और सब कुछ फ्री फ्री। और उस बीच में भ्रष्टाचार का खेल भी होता है, अपनी कमाई भी करते हैं, जो कि अभी इलेक्टोरल बॉन्ड से सामने आया है। हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनके साथ में ईडी, आरोपी नंबर 1 और आरोपी नंबर 2, इन दोनों ने, आरोपी नंबर 3 जेपी नड्डा और आरोपी नंबर 4 कर्नाटक के बीजेपी प्रेसिडेंट विजयेंद्र, इन दोनों को फायदा पहुंचाने के लिए कारोबारियों से वसूली की, एक्सटॉर्शन किया। तो इस तरीके से भी चीजें होती हैं। तो राजनीति, और खासकर चुनावी राजनीति जो वक्त है, राजनीति को समझना जरूरी है, और उस समझ के हिसाब से चुनावी राजनीति को आगे बढ़ाना जरूरी है, उसमें शरीक होना जरूरी है। तो इस चुनावी राजनीति में हम ये देखते हैं कि ये वक्त है जब जो हमारी समझ बनती है कि कौन है जो वास्तव में आम जनता के लिए काम कर रहा है, जिसकी नीतियां आम जनता को फायदा पहुंचाने वाली, और केवल उद्योगपतियों के लिए नहीं है। इस बात को जब हम समझ लेंगे तो कौन सी सरकार हमारी है, कौन सी सरकार हमारी नहीं है, ये समझ बहुत आसानी से डेवलप हो जाएगी। तो इस समझ को जगाने के लिए ही मीडिया का काम होता है, राजनेताओं का काम होता है,
शिक्षाविदों का काम होता है, इंटेलेक्चुअल्स, बौद्धिक जगत के लोगों का काम होता है। और ये शक्तियां भी कमजोर पड़ी हैं, क्योंकि जिस किसी ने भी सरकार के खिलाफ में बोला, मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में उसको देश विरोधी घोषित कर दिया गया, समाज विरोधी बताया गया, अर्बन नक्सल बताया गया, टुकड़े टुकड़े गैंग बताया गया, आंदोलनजीवी करके अपमान किया गया, पदक लौटाने वाले गैंग बोल करके अपमानित किया गया। भला कोई अपने जीवन में कमाया हुआ पदक भी वापस करता है खुशी खुशी से? गम से ही, दुख से ही कोई अपना पदक वापस करेगा। हम आप जीवन में एक पदक हासिल हो जाए ऐसी लालसा लिए हुए मर जाते हैं, पदक हमें नहीं मिलता, सम्मान हमें नहीं मिलता। लेकिन वो चंद लोग जो सम्मान जीवन में पा जाते हैं, उनको अगर लौटाने की स्थिति पैदा हो जाए, सरकार के पास वो लौटाने के लिए मजबूर हो जाए, तो समझिए कि उनकी पीड़ा कितनी बड़ी होगी। जब मॉब लिंचिंग देश में होगा, सरकारें सोती रहेंगी, तो सम्मान वापसी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमें तो अफसोस है कि ये बुलडोजर चलते रहे सेलेक्टिव ढंग से, मनमाने तरीके से, राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ, अपनी कमियों को छिपाने के लिए। लेकिन इस बुलडोजर के खिलाफ में ये इस तरह का अभियान नहीं हुआ कि पदक लौटाया जाए और बौद्धिक जगत के लोग सामने आए। विरोध सबने किया, लेकिन विरोध के तरीके में अब इनोवेशन लाना होगा, क्योंकि उन्होंने बदनाम करने के तरीके में इनोवेशन लाया। मोदी सरकार ने बौद्धिक जगत को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को, सरकार को आईना दिखाने वाले लोकतंत्र प्रेमियों को बदनाम करने के लिए वो सारे शब्द गढ़े जिसको आप कहते हैं आंदोलनजीवी, नक्सल, अर्बन नक्सल, टुकड़े टुकड़े गैंग्स, अवार्ड वापसी गैंग। ये तमाम शब्द इनोवेशन है कि कैसे बदनाम किया जाए। तो इसका सामना करने के लिए भी तो एक इनोवेशन की जरूरत है। भौतिक जगत ये इनोवेशन नहीं निकाल सका। कई बहुत सारे लोग मारे भी गए, कई सारे लोग जेल में डाले जाने को, रहने को मजबूर हुए, लेकिन इसका रास्ता नहीं निकला। रास्ता राहुल गांधी ने निकाला है, और किसी हद तक हम अरविंद केजरीवाल को भी हम कहेंगे कि उन्होंने भी एक नया रास्ता ही दिखाया कि ये ईडी, अब बताइए ना, इस ईडी को क्या, जो ईडी खुद एक्सटोर्शन कर रहा है। और अरविंद केजरीवाल के मामले में भी दिखा था कि जिस व्यक्ति की गवाही से अरविंद केजरीवाल की अरेस्टिंग हुई, उस व्यक्ति को सरकारी गवाह बनाया गया। उसके बाद उसके पिता और पुत्र दोनों के बयान के आधार पर अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला गया। अदालत ने कहा कि गवाह के बारे में तो ऐसा ही प्रचलन है, इसको हम विचार ही नहीं करते, विचार ही नहीं किया उस विषय पर। तो दूसरे मामले सामने आ गए ईडी के, ईडी एक्सटॉर्शन कर रहा था। तो अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया था और एक समय के बाद इस्तीफा दिया। इसमें सबके अपने अपने पक्ष और मत हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक नए तरीके से उन्होंने भी फाइट दी, ये मैं मानता हूं। और राहुल गांधी ने तो पूरे जनता को, पूरे समाज को, पूरे देश को, उनकी सोच को लीड करने का काम किया, वो भी इनोवेटिव तरीके से। यही फर्क है जिसने कि इस पूरी राजनीति को बदला है। हरियाणा चुनाव जो है उसका एग्जाम्पल बनने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो खिलाफ में संगठन के भीतर से आवाज उठी है, चुनाव से पहले जितनी आवाज उठी, हार के बाद उससे ज्यादा आवाज उठने वाली है। ये बात लिख करके नोट कर लीजिए कि चुनाव के बाद में पराजय के बाद बीजेपी के लीडरशिप के खिलाफ में और ये आवाज तेज होने वाली है। आज की चर्चा को हम यहीं पर विराम देना चाहते हैं और आप सबसे आग्रह करते हैं कि आप हमारे आपके YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, प्रणाम इंडिया को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्वाइन का बटन दबाइए। तो हरियाणा में बुरी हार की ओर बीजेपी है। कांग्रेस की जो कैंपेन है 4 दिन का सोमवार से शुरू हो रहा है और हम पूरे अपडेट के साथ आपके साथ मौजूद रहेंगे आने वाले समय में। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद, शुभ।